लेकिन देश में इसी संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास एक बार फिर से शुरू हुआ है उसी जगह से जहां पर कभी युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, यानी कश्मीर। कश्मीर धारा 370 के खात्मे के बाद से कश्मीर में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कश्मीर के साथ साथ लेह लद्दाख में जो हुआ वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। लेह लद्दाख में 24 सितंबर को भड़की हिंसा, और इस हिंसा ने कई सवाल खड़े किए। इस हिंसा के पीछे अब नई परतें खुलने लगी हैं। सवाल उठ रहा है कि अचानक इतनी बड़ी भीड़ कहां से आ गई? कैसे शांत माने जाने वाला लद्दाख इस तरह से अशांत हो गया? कैसे चुन चुनकर सिर्फ कुछ खास दफ्तरों को, कुछ विशेष दफ्तरों को जिसमें बीजेपी का दफ्तर भी शामिल है, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया? क्या इसके पीछे बाकायदा कोई सुनियोजित साजिश थी? सुरक्षा सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इस पूरे उपद्रव में नेपाल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जानकारी ये कह रही है कि नेपाली नागरिकों और नाबालिगों को बुलाकर उपद्रव करने के लिए भड़काया गया। अब आप सोचिए, नेपाल कनेक्शन कैसे? ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी कुछ दिन पहले ही हमने नेपाल में जेनजी का आक्रोश देखा था, और ज्यादा दिन नहीं बीते, अब से महज 6 दिन पहले ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इसी जेनजी का इस्तेमाल किया था, ये शब्द लिखा था, और लोकतंत्र की लड़ाई में जेनजी की भूमिका को, यानी जेनजीज को भड़काने का एक प्रयास किया था। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पूरे के पूरे हिंसा, इस पूरे की पूरी सुनियोजित प्लानिंग के पीछे कहीं कांग्रेस का हाथ तो नहीं है? हालांकि इन सब के बीच जब क्योंकि नेपाल के नाबालिगों और नागरिकों को बुलाकर यहां उपद्रव भड़काने की बात कही जा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक पुलिस की रडार पर हैं। हिंसा में नेपाल के 7 लोग घायल हुए हैं। लेह लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद कहा कि अचानक भड़की भीड़ नहीं थी, बल्कि लद्दाख को जलाने की सुनियोजित साजिश थी। उनका आरोप है कि इसमें एक राजनीतिक पार्टी भी शामिल थी और बाहरी लोगों को बुलाकर हिंसा कराई गई। एलजी ने कहा कि हमारे पास जानकारी है कि कौन विदेश जाता है और पैसा कहां से आता है। जिसने भी जेनजी, बांग्लादेश और श्रीलंका का नाम लेकर या नेपाल का नाम लेकर भीड़ को भड़काया, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की जांच में यह साफ हो रहा है कि हिंसा के लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया था। अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें कई नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में नेपाली नागरिकों की भूमिका पर शक जताया जा रहा है। एलजी ने साफ कर दिया है कि यह साजिश के तहत किया गया हमला था और दोषियों को हर हाल में सजा दी जाएगी। दरअसल लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा और 4 लोगों की मौत ने उस आंदोलन को एक नई बहस में खड़ा कर दिया, जिसकी नींव साल 2019 में केंद्र सरकार के एक फैसले से रखी गई थी। उस वक्त आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, धारा 370 का खात्मा, और फिर लद्दाख को विधानसभा के बिना एक अलग यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरू में स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन जल्द ही चिंता बढ़ गई कि बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व के उनका भविष्य, संस्कृति और संसाधन असुरक्षित रह जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ एक आंदोलन जो 6 साल में कई चरणों से गुजरा और अब हिंसक मोड़ पर आ चुका है। सवाल यह है कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था, यह आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन था, लेकिन यह आंदोलन हिंसक हुआ तो क्या इसके पीछे बाकायदा कोई प्लानिंग थी? क्या जानबूझकर आंदोलनकारियों के बीच में कुछ ऐसे लोग पहुंचे जिन्होंने लद्दाख की शांत वादियों को, लद्दाख में जो खूबसूरती है उसको खत्म करने का प्लान रचा गया? क्या इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है? और जिनका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, जो कि इस आंदोलन का चेहरा बने। क्या कांग्रेस और वांगचुक का कोई संबंध है? लद्दाख की अस्मिता और पर्यावरण को लेकर इन्होंने सीधे लोगों की भावनाओं को जोड़ा था, लेकिन भावनाएं और आक्रोश और इसके बीच में अराजकता एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करती है। आक्रोश को
आक्रोश का रूप अराजकता अगर बन जाए, जिस तरीके से यहाँ पर आक्रोश दिखाया गया, जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंक दी गई, जिस तरीके से बीजेपी के दफ्तर को जलाया गया, वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। सवाल, क्या ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है या लोकतंत्र को पूरी तरह से अपमानित करने की ये परिस्थिति? इसमें कई लोग शामिल हैं और जो लोग शामिल हैं उसमें सबसे जो पहला कनेक्शन आ रहा है वो कांग्रेस का इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ तस्वीरें इन दिनों वायरल हुई हैं इस पूरी घटना चक्र के बाद, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस के काउंसलर को देखा जा सकता है। तो आखिर इस आक्रोश का या यूं कहें कि इस हिंसा का कांग्रेस कनेक्शन क्या है, कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल और किस तरीके से लोकतंत्र को बचाने के नाम पर लोकतंत्र को ही खतरे में डाला जा रहा है, इन सब बातों को समेटती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। लेह की शांत वादियां अब सियासी आग की चपेट में हैं। लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर उठा आंदोलन अब हिंसा और आगजनी में बदल गया है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से शुरू हुई ये आगजनी इतनी बढ़ गई कि यहाँ भी नेपाल जैसे हालात बन गए हैं। 24 सितंबर को लेह की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वो एक सुनियोजित उपद्रव था। सवाल उठ रहे हैं कि ये सब कुछ कांग्रेस की मिलीभगत से हुआ। लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं। उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने भी पोस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि वही काउंसलर स्टानजिंग सेपांग राहुल गांधी जी के साथ है। यह जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है, ये स्टानजिंग सेपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। एक बात आप याद रखिए, कांग्रेस पार्टी हैज नेफेरियस डिजाइन्स। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो अभी फिलीपींस में हो रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति को देश में किस प्रकार से लाया जाए, उसके लिए बार बार राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। हिंसा के पीछे कांग्रेस नेताओं का हाथ होने की बात कही जा रही है। इस पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि लद्दाख के विरोध प्रदर्शन के पीछे जेन-ज़ी का हाथ होने का दिखावा किया जा रहा है। हिंसा भड़काने के पीछे दरअसल कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि अपर लेह से कांग्रेस काउंसलर स्टेंजिंग मुख्य साजिश करता है। कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कांग्रेस काउंसलर और उनके समर्थक हिंसा भड़काते दिख रहे हैं। बीजेपी ने हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। आरोप है कि कांग्रेस काउंसलर स्टेंजिंग हिंसा के मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया पर उनकी लाठियां चलाते हुए वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है और वो नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख
अमित मालविया ने भी कांग्रेस काउंसलर पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या राहुल गांधी इसी तरह के उपद्रव की कल्पना कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में दी है जब कांग्रेस कटघरे में है। वहीं सोनम वांगचुक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतना प्रभाव नहीं कि 5000 युवा सड़कों पर उतर जाएं। हिंसा में स्थानीय गुस्सा था, साजिश नहीं। मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे, मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाए। उधर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मसले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की लड़ाई पूरे देश में बन सकती है। ऐसे में सवाल यही है, क्या लद्दाख की सड़कों पर जो आग लगी वो लोगों के गुस्से की थी या कांग्रेस की साजिश थी? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस कश्मीर के बाद अब लद्दाख में भी अस्थिरता फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं? ये जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि लेह की वादियां अब बर्फ से नहीं सियासत की चिंगारियों से धधक रही है, और ये आग अगर ऐसे ही फैलती रही तो लद्दाख भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात की ओर धकेला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दरअसल अभी ज्यादा समय नहीं बीते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के लिए अब न्यू नॉर्मल हो चुका है, उस ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को उसके गढ़ में ही उसकी औकात याद दिलाई थी, आज वही पाकिस्तान उस ऑपरेशन सिंदूर को नकारते हुए उस संघर्ष को पाकिस्तान की जीत करार दे रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर से इतिहास को अपने ढंग से पेश करने का प्रयास कर रहा है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से सैन्य संघर्ष हुआ था, उसे लेकर पाकिस्तान की स्कूलों में एक पाठ्य पुस्तक जब सामने रखी गई तो उन पाठ्य पुस्तकों में पूरी तरह से उस घटना को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इन किताबों में पाकिस्तान को विजेता और भारत को हारता हुआ दिखाया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किताब में यह भी लिखा गया है कि जंग में हारा भारत जब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया तो पाकिस्तान ने तरस खाकर युद्ध रोक दिया, जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हुई थी, पाकिस्तान के लोग ये चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत को छेड़कर ठीक नहीं किया है। पाकिस्तान किस तरीके से झूठे फोटोज के जरिए प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा था, किस तरीके से फेस सेविंग की जा रही थी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, हमने तब भी देखा था और आज भी हम देख रहे हैं कि ये जो कोशिश है दरअसल ये अपनी आवाम के बीच में एक फेस सेविंग है। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों और खासकर बच्चों को इतिहास का झूठ पढ़ाने में इसलिए जुट गया है क्योंकि आवाम में पाकिस्तान की सरकार और सेना को लेकर आक्रोश है। किताब में मई 2025 के संघर्ष को इस तरह से पेश किया गया कि भारत ने 6 मई को बिना वजह हमला शुरू किया और पाकिस्तान ने बस जवाब में काउंटर अटैक किया, जबकि असलियत यह है कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी, धर्म पूछकर उनकी जान ली गई थी। और इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तान के उन बेसिस को निशाना बनाया गया जो ऐसे आतंकी ठिकानों के लिए खाद पानी यानी लॉजिस्टिक का काम कर रहे थे।
इस दौरान भारत ने किसी भी नागरिक या गैर सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया था। पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों में यह भी झूठ लिखा गया कि पाकिस्तान ने केवल भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। असलियत ये थी कि पाकिस्तान ने अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और अन्य नागरिक इलाकों में भी बमबारी की। ड्रोन अटैक हुआ था, आपको याद होगा, जिसे हर बार भारत ने नेस्तनाबूद किया। भारत की ताकत, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी ताकत ने किस तरीके से तुर्की से लिए गए ड्रोन्स को ध्वस्त किया था, इसकी तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी। तो पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने और अपने बच्चों के सामने ही, अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने ही फेस सेविंग की कोशिश, झूठी कहानियां गढ़ के करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये दुनिया जान चुकी है कि भारत की ताकत क्या है, भारत का दबदबा क्या है और भारत का सच क्या है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हर बार नए नए कारनामे करके खुद की हंसी उड़वाता रहता है। हमेशा से बेशर्मी से गलत इतिहास लिखता है। जैसे 1971 के युद्ध में भी वो खुद को विजेता बताता है, जब न सिर्फ पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, बल्कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी आवाम के लिए एक नया जुमला फेंका है, जिसमें वहां की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर को जगह दी गई। यानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भारत पाकिस्तान मई 2025 युद्ध की जानकारी दी जाएगी। इस किताब में पाकिस्तान ने ऐसे झूठ बोले हैं जिसे सुनकर आपकी तो हंसी छूट जाएगी और शायद गुस्सा भी आए। जिसकी एक बानगी यह है कि पाकिस्तान ने हमला करते हुए भारत के कई एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान की किताब में यही लिखा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के 26 महत्वपूर्ण ठिकानों पर भीषण हमले किए और डोनाल्ड ट्रंप की बार बार अपील करने के बाद वो युद्ध विराम करने को तैयार हुआ। पाकिस्तान ने अपने स्टूडेंट से कई झूठ बोले हैं। पहला झूठ, लड़ाई भारत ने शुरू की। पाकिस्तान ने स्कूली किताबों में लिखा कि 6 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया था। भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय कब्जे वाले कश्मीर के पहलगाम शहर में हुए एक घातक हमले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया था, जिसमें कई लोग मारे गए। पाकिस्तान ने इन सभी झूठे आरोपों का पुरजोर खंडन किया। इसके बावजूद भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान पर सैन्य आक्रमण किया। हालांकि सच ये है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया था और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं शुरू किया, बल्कि पीओके और पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा और अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो भारत और जोरदार प्रहार करेगा। उसी दिन बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को बताया कि पाकिस्तान शत्रुता समाप्त करने के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सीधे युद्ध विराम समझौता हुआ। इस बात को बाद में पाकिस्तान के मंत्रियों ने भी स्वीकार किया कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता को खारिज कर दिया था। सोचिए, जिस मुल्क के 93,000 सैनिक 1971 में भारत के आगे हथियार डाल चुके हों, वही मुल्क आज भी अपनी नई पीढ़ी को जंग जीतने का झूठ सुना रहा है। पाकिस्तान का ये झूठ सिर्फ अपने बच्चों को गुमराह कर सकता है, लेकिन दुनिया जानती है पाकिस्तान हर बार हारा है और हर बार बेइज्जत हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जो कर रहा है, ये पाकिस्तान अपनी ही आवाम, अपने ही बच्चों के मानसिक विकास पर किस तरीके का कुठाराघात कर रहा है। उन्हें झूठ परोस कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है। पाकिस्तान अपनी आवाम, अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने भविष्य, हर चीज के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ये भूल चुका है ये सोशल मीडिया का दौर है, ये डिजिटल युग है, जहां पर एक एक सच, एक एक परत,
इतिहास का एक एक पन्ना भारत की सच्चाई, भारत की जीत की गवाही देता है। तो पाकिस्तान को आने वाले समय में अपनी इस पीढ़ी का जवाब भी देना होगा जिसके सामने वो झूठ परोस रहा है। अब पाकिस्तान का ये झूठ का खेल तो चलता रहेगा क्योंकि उसके डीएनए में ही ऐसा है, लेकिन भारत की ताकत, भारत का शौर्य, भारत का परचम किस कदर लहर रहा है, अब हम आपके सामने वो तस्वीर रखने वाले हैं क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव यानी गुड न्यूज पर आ चुके हैं और गुड न्यूज में बात आज भारत की ताकत की होने वाली है। आज एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज हैं। सबसे पहले भारत ने रक्षा क्षेत्र में जो अहम सफलता, महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है उसकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल नई पीढ़ी की है और इसे पहली बार खास डिजाइन वाले रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। इस परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास साफ तौर पर जो कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकते हैं। भारत के पास ऐसा मिसाइल सिस्टम आ चुका है। अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है। यह इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। मिसाइल में उन्नत नेविगेशन सिस्टम है जो सटीक लक्ष्य निर्धारण में मदद करता है। इसकी लॉन्चिंग क्षमता तेज है यानी कम समय में इसे सक्रिय किया जा सकता है। इसके जो डिजाइन इसे किया गया है उस डिजाइन से ये बारिश, धूल और उच्च तापमान से सुरक्षित रहती है। अग्नि प्राइम भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि एसएफसी के लिए विकसित की गई है। परीक्षण की सबसे बड़ी विशेषता रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर है। यह सिस्टम रेल नेटवर्क पर कहीं भी कभी भी चल सकता है। जंगल, पहाड़ या मैदान जैसी चुनौतीपूर्ण जगहों पर आसानी से तैनात किया जा सकता है। लॉन्चिंग प्रक्रिया बहुत तेज है, रुकते ही मिसाइल दागी जा सकती है। यह धुंध या रात जैसे कम विजिबिलिटी वाले हालात में भी सुरक्षित और प्रभावी है। इससे पहले भारतीय मिसाइलें फिक्स्ड साइट से ही दागी जाती थीं, लेकिन यह नई क्षमता दुश्मन को चकमा दे सकती है और भारत की मिसाइल ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। परीक्षण डीआरडीओ, एसएफसी और भारतीय सेनाओं की संयुक्त योजना के तहत सफलतापूर्वक पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर ट्वीट करके बधाई दी। उन्होंने कहा कि अग्नि प्राइम का यह सफल परीक्षण भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करता है जिनके पास रेल नेटवर्क आधारित कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है। ये सफलता आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा भी मानी जा रही है। अग्नि सीरीज की ये छठी मिसाइल है जो पहले से ही सेना में तैनात है। तो भारत की ये ताकत, पाकिस्तान तो इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, वो सिर्फ झूठ परोस सकता है। लेकिन हम भारत हैं, हम भारतवासी हैं, हम वो देश है जो एक एक करके कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर आपने देखी और अब गुड न्यूज में एक और खबर आपके लिए है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना की क्षमता और आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के साथ 97 तेजस जेट विमानों की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इन हल्के लड़ाकू विमानों की आपूर्ति 2027-28 से शुरू हो जाएगी। इस अनुबंध के तहत खरीदे जाने वाले सभी 97 तेजस जेट में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा, जो भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन देने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह अनुबंध भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ देश में रक्षा उत्पादन को भी मजबूत करेगा। सरकार ने बताया कि यह अनुबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति इसके द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद लगभग 1 महीने के बाद हुआ है। यह एचएएल के लिए दूसरा बड़ा अनुबंध है। पहले फरवरी 2021 में एचएएल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस MK-1A जेट विमानों की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया था
और इस बार का अनुबंध भी MK-1A मॉडल के तहत है, जिसमें हल्के लड़ाकू विमान और संबंधित उपकरण शामिल हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कुल लागत 62,370 करोड़ रुपए है, जो टैक्स को छोड़कर बताई गई है। इस सौदे के जरिए भारतीय वायुसेना की आधुनिक विमानों की संख्या बढ़ेगी और उनकी सामरिक क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि तेजस जेट के स्वदेशी घटकों की संख्या बढ़ने से भारत की रक्षा उत्पादन श्रृंखला मजबूत होगी और विदेशी निर्भरता कम होगी। यह कदम भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। साथ ही ये भारतीय एरोस्पेस उद्योग की तकनीकी क्षमता और उत्पादन कौशल को भी नया आयाम देता है। HAL ने अनुबंध के तहत जेट विमानों की डिजाइन, निर्माण और तकनीकी सहायता के लिए व्यापक योजना बनाई है। मंत्रालय ने बताया है कि इन विमानों की डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से 2027-28 से शुरू हो जाएगी और अगले कुछ वर्षों में पूरी खेप वायुसेना को सौंप दी जाएगी। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि 97 नए तेजस जेट विमानों की खरीद से देश की सुरक्षा की मजबूती बढ़ेगी। ये विमान आधुनिक तकनीक से लैस होंगे और वायुसेना और हवाई हमलों के मामले में वायुसेना को बेहतर रणनीतिक विकल्प प्रदान करेंगे।